नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। देश की राजनीति में एक बड़ी मशहूर कहावत है। कहते हैं कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। इसके पीछे वजह भी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, यानी देश भर में सबसे ज्यादा सीटें। सीधा सा मतलब है जो यहां से ज्यादा सीटें जीत लेगा उसकी दिल्ली में सबसे ज्यादा दावेदारी हो जाएगी। देश में अब तक 14 प्रधानमंत्री हुए, इनमें से 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही हुए और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहीं से सांसद हैं, काशी से, बनारस से। इस वक्त मैं काशी के 80 घाट पर मौजूद हूं। चंद घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर आए, उन्होंने न सिर्फ करोड़ों की सौगात पूर्वांचल वासियों को दी, यहां के लोगों को दी, बल्कि उन्होंने यह दावा कर दिया कि एनडीए इस बार 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ साथ है। तो क्या ये जो जोड़ी है ये बीजेपी को टक्कर दे पाएगी और क्या इस जोड़ी के रहते एनडीए यहां पर 80 सीटें जीत लेगी? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। बिल्कुल यही बोले, ऐसा ही बोले। प्रधानमंत्री काशी में आए तो निशाने पर कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, दोनों का चुनावी गठबंधन था। ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी का चुनावी मूड बता रहे थे। यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है, यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? एनडीए का 400 पार का टारगेट है। सवाल यह है कि यूपी की 80 सीटें कैसे सेट होंगी? क्या एनडीए यूपी की सभी 80 सीटें जीत सकती है? एनडीए के लिए इंडिया अलायंस कितनी बड़ी चुनौती है? क्या राहुल अखिलेश का साथ बीजेपी को आघात देगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि पीएम मोदी जब काशी से राहुल अखिलेश की जोड़ी पर जोरदार प्रहार कर रहे थे, तब यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के मिशन 80 को रोकने के लिए साथ आ चुके थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पार्टी के दरमियान सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका था, जिसके मुताबिक यूपी में लोकसभा की 80 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 63 पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर बीजेपी के मिशन 80 की राह में ब्रेक लगा सकती हैं? क्योंकि पीएम मोदी ही नहीं, बीजेपी के कई बड़े नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का दावा करते रहे हैं। 2024 में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर के 400 पार का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगी। ये बात सच है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। 2014 से लेकर 2019 तक में बीजेपी ने यूपी में कमोबेश एक तरफा जीत हासिल की है। लेकिन 2024 में क्या होगा? क्या एक बार फिर देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में भगवा लहर चलेगी? पिछले 2 चुनाव का समीकरण देखते हैं। 2014 में बीजेपी को 31% वोट मिले थे, जिसकी बदौलत उसने 282 सीटें जीती।
2019 में बीजेपी को 37.36% वोट मिले, जो 2014 से 6% ज्यादा थे। इसके साथ बीजेपी की सीटें भी बढ़ी। बीजेपी ने 303 सीटें जीती। ये 1989 के बाद किसी भी पार्टी को मिला सबसे बड़ा वोट शेयर था। सवाल ये कि क्या 2024 में नया इतिहास बनेगा? एनडीए 400 प्लस के पार पहुंचेगा? आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। पिछले हफ्ते दिल्ली में हुए कार्यकर्ता अधिवेशन के दौरान प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया था। सरकार की गारंटी घर घर पहुंचाने का टारगेट दिया था, जिससे एनडीए को चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हो सके। लेकिन 2019 से अब तक कई पार्टियां एनडीए का साथ छोड़ चुकी हैं, जिनमें से कुछ लौट भी आई हैं। एनडीए के पास इस वक्त 38 पार्टियां हैं। 2019 में एनडीए को जो 45% वोट मिले थे, उसमें 37% से ज्यादा तो सिर्फ बीजेपी के थे। बाकी की जितनी पार्टियां थीं, उनमें से कोई भी डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाई। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2014 में एनडीए ने 73 सीटें जीती, तो 2019 में 64 सीटों पर जीत मिली। वो भी तब जब बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन से था। इस बार आरएलडी एनडीए में शामिल हो चुकी है, तो अखिलेश और राहुल गांधी साथ आ चुके हैं और दोनों बीजेपी के निशाने पर हैं। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है। वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का पान कोई नहीं भूलेगा। सत्रह फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा वाराणसी पहुंची थी। चंदौली, वाराणसी और अमेठी होते हुए रायबरेली पहुंचने पर 20 फरवरी को राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। क्या कहा था, खुद सुनिए। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। यूपी के नौजवानों को लेकर राहुल की कही इस बात को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कांग्रेस को घेरा ही। बीजेपी के कई नेता भी राहुल गांधी को नसीहत देना नहीं भूले। तो कांग्रेस पार्टी के युवराज चौथे जनरेशन के हैं। पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और आज राहुल गांधी, इन चारों ने इस देश को लूटने का काम किया। बिहार, यूपी और बंगाल में जो 2 जनरेशन के पॉलिटिशियन हैं, ये सारा लोग पूरे देश में जानते हैं। ये सारे लोग 2 जनरेशन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन यूपी में यात्रा के दौरान राहुल गांधी के कई बयानों पर हंगामा हुआ। वो भी तब जब यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि राहुल अखिलेश की जोड़ी बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाएगी। इस सवाल का कुछ हद तक जवाब 7 साल पहले के चुनावों से लगाया जा सकता है। 7 साल बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिर चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं। 2017 में
ये दोनों मिलकर यूपी में विधानसभा का चुनाव लड़े थे। उस वक्त यूपी में समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों दलों ने गठबंधन किया था। उस चुनाव में यूपी के दो लड़के का चुनावी नारा खूब लगाया गया था। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि 298 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस को 7 और सपा को सिर्फ 47 सीटों पर जीत मिली थी। इस तरह गठबंधन को कुल 54 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। 7 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ हैं। ऐसे में नतीजा क्या होता है ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा, लेकिन बीजेपी कॉन्फिडेंट है। सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। हर बूथ से एक ही आवाज है, कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी। बाकी सब कुछ जाओ भूल, बन जाए और चाहे ना बने उससे भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। दोनों दलों को मालूम है कि उनके प्रत्याशियों को इस बार जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। चुनाव में दावे होते रहते हैं, लेकिन 7 साल में गोमती में काफी पानी बह चुका है। यूपी ही नहीं, देश की राजनीति भी कई मायनों में बदल चुकी है, लेकिन बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज है, जिसकी वजह भी है। 2014 में बीजेपी को 42.3% वोट मिले थे, जबकि 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 49.56% हो गया, यानी करीब आधे वोट बीजेपी को मिले। लेकिन सवाल यह है कि 2024 में क्या होगा? जवाब यूपी में एनडीए के सहयोगियों से समझिए। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी एनडीए का हिस्सा है। छोटी पार्टियों का असर सीमित वोटर्स तक है या यूं कह लीजिए कुछ जिलों तक है। मसलन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी की पकड़ पूर्वांचल में और मजबूत कर सकती है और ओपी राजभर गाजीपुर में बीजेपी की मदद कर सकते हैं। 2019 में ये सीट बीजेपी गंवा चुकी है। क्या ये सवाल खड़ा होता है कि इतने भर से बीजेपी का मिशन 80 पूरा हो जाएगा? 2019 में बीजेपी ने यूपी की 80 में से 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। जिन सीटों पर हारी थी उनमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुर, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना। इन 16 सीटों पर हार मिली थी। इन 16 सीटों में से 10 बसपा, 5 समाजवादी पार्टी और 1 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बीजेपी का फोकस इन्हीं सीटों पर ज्यादा है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी कई मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है। इसके अलावा पार्टी कई सीटों पर नए चेहरों को भी आजमा कर सबको चौंका सकती है। बीजेपी तो अक्सर चुनावी मोड में रहती ही है। अब चुनाव को लेकर भी सरगर्मी पार्टी के अंदर बहुत तेज नजर आने लगी है। माना यह जा रहा है कि अगले हफ्ते बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ जाएगी। इधर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो शुरुआती झटकों के बाद देर से ही सही अब गठबंधन के लोग धीरे धीरे कई राज्यों में साथ आने लगे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो गुजरात से लेकर हरियाणा, दिल्ली और गोवा में इनके बीच अलायंस हो चुका है। सवाल यह है, यह गठबंधन इन राज्यों में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है? इस अलायंस के मद्देनजर क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है। इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनावी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है और इस तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का सस्पेंस समाप्त हुआ। जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी का ये नया एपिसोड है। एक दौर में धुर विरोधी रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कमल के विजय रथ को रोकने के लिए चुनावी ऐलान जंग कर चुकी हैं। आज जिस तरह की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में खड़ी करी है, पूरे मुल्क में एक तरह से कहे कि ये लोकतंत्र के सामने चुनौती है।
हर किसी के ऊपर ईडी, हर किसी के ऊपर सीबीआई, हर किसी के ऊपर इनकम टैक्स, हर किसी के ऊपर इस तरह से दबाव डालने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो हम समझते हैं कि भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। सीटों के बंटवारे को लेकर कई दिनों के मंथन के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक साथ आए तो देश की सियासत बदलने के वादे थे, साथ मिलकर बीजेपी को रोकने के इरादे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन हो पाएगा? बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस कहां ठहरता है? उससे पहले ये जानिए कि सीटों का बंटवारा हुआ कहां कहां है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात की 26 सीटों में से 24 पर कांग्रेस और 2 पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में 10 सीटें हैं, कांग्रेस को 9 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है। चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। असली लड़ाई पंजाब की है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो फैसला भी उसी मुताबिक हुआ है। पंजाब की विशेष परिस्थितियां है और उन परिस्थितियों को देखकर यह फैसला किया गया है कि वहां पर दोनों राजनीतिक दल या अलग अलग से चुनाव लड़ेंगे। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में एक दूसरे को परास्त करने के लिए जोर लगाएंगे, लेकिन दिल्ली समेत बाकी राज्यों में साथ मिलकर भगवा पार्टी का मुकाबला करेंगी। ऐसे में सवाल तो बनता है कि कांग्रेस और आप का गठबंधन कितना कामयाब हो सकता है? क्या कांग्रेस आप अलायंस को बीजेपी को सीरियस लेना होगा? क्या 2 विपक्षी दल मिलकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? इन सवालों का जवाब विस्तार से जानने से पहले सुनिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस को लेकर बीजेपी के नेता क्या कहते हैं। कुछ नेताओं के जुड़ने से जनता नहीं जुड़ा करती, उनके दिल में तो वो है जिसने जो कहा है वो किया है। भारतीय जनता पार्टी सबके दिलों में है, नरेंद्र मोदी जी सबके दिलों में। और हां, अब तो वो बच्चों की कसम भी याद आ रही है कि किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। दिल्ली की जनता सब तय करेगी, क्योंकि आज पता चल गया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेता तो एक ही हैं। अरविंद केजरीवाल को कसम याद दिला रहे मनोज तिवारी दिल्ली से सांसद हैं, इसलिए सबसे पहले बात दिल्ली की ही करते हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। इन सीटों पर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक तरफा जीत हासिल की थी। सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ज्यादा वोट बैंक हासिल किया था। पिछले चुनाव की बात करें तो 56.9% वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंका दिया था। अब सवाल ये उठता है कि आप और कांग्रेस मिलकर भी क्या भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर पाएंगे? इसे 2019 में बीजेपी को मिले वोट से समझा जा सकता है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बीजेपी को करीब 57% वोट मिले थे, कांग्रेस को 22.5% और आम आदमी पार्टी को 18% के करीब वोट मिले थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिले वोटों को मिला दो तो ये आंकड़ा 41% का होता है। अब अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में यही वोटिंग पैटर्न रहा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से भी बीजेपी की सेहत पर कुछ खास असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन 5 साल में राजनीति काफी हद तक बदल चुकी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की चौहद्दी से बाहर कई राज्यों में एंट्री कर चुकी है। लिहाजा सवाल ये है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस को बीजेपी को क्या सीरियसली लेना होगा? जवाब ऐसे समझिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दिल्ली में 46.6% वोट मिले थे। 2019 में यह आंकड़ा 10% बढ़कर 56.9% हो गया। लेकिन 2020 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर घटकर 38.51% हो गया। 2022 में दिल्ली में हुए एमसीडी के चुनाव में यह आंकड़ा 39.09% रहा। 2019 के बाद दिल्ली में हुए चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर घटा है। ये जरूर है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मुद्दों के साथ ही वोटिंग पैटर्न भी अलग होता है, लेकिन बीजेपी शायद ही कोई चांस लेना चाहेगी। इसलिए बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल को पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो कल तक कांग्रेस को भ्रष्ट, करप्ट और गांधी परिवार को सबसे बड़े लुटेरे बताते थे, जो कांग्रेस को कहते थे
कि ये देश को बेच चुकी होती, अब उस कांग्रेस के साथ अलायंस करते हैं। 4 पर हम लड़ेंगे, 3 पर वो लड़ेंगे। इससे बेईमान और इससे लुटेरा मानसिकता इंसान दूसरा आपको नहीं दिखेगा जिस लेवल पे अरविंद केजरीवाल है। ये सच्चाई है कि कांग्रेस के विरोध से ही आम आदमी पार्टी वजूद में आई। कांग्रेस के खिलाफ ही अरविंद केजरीवाल इंद्रप्रस्थ की सत्ता पर करीब दशक भर से विराजमान है। लेकिन राजनीति में परमानेंट दोस्ती और दुश्मनी की कोई गुंजाइश नहीं होती। देश की राजधानी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सियासी दोस्ती कितनी कामयाब होगी, ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। फिलहाल बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पैचअप नहीं हो पाया। अब दोनों पार्टियां पंजाब में अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगी, यानी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी आमने सामने होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पंजाब को लेकर बीजेपी को फिक्रमंद होना चाहिए या नहीं। पंजाब की राजनीति में बीजेपी अब तक छोटे भाई के रोल में रही है। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल ने 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, लेकिन सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई। दूसरी ओर बीजेपी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 सीटें अपने नाम कर ली। इस बार शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग है। फिलहाल बीजेपी अकेले मैदान में है। दूसरी ओर 2019 की तरह ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। जाहिर है पंजाब में बीजेपी के पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ इसी तरह के हालात गुजरात के भी हैं। गुजरात में 26 सीटें हैं, जिनमें से 24 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में होंगे। भावनगर और भरूच की सीट आम आदमी पार्टी को मिली है। कांग्रेस का कहना है कि भरूच की सीट पर सबसे बातचीत करके फैसला लिया गया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भरूच सीट आम आदमी पार्टी को मिलने से पहले अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल का बड़ा बयान सामने आया था। मुमताज पटेल ने उम्मीद जताई थी कि ये सीट उन्हीं को मिलेगी। कांग्रेस का वहाँ पे काडर है, कांग्रेस का वहाँ पे बेस है। अहमद पटेल की सीट इसलिए कहते तो एक तरीके से कांग्रेस ने जो विकास किया है उस सीट पर, और कांग्रेस का जो संगठन है, हमारा बेस है, इसी वजह से आम आदमी पार्टी गठबंधन करना चाहते हैं। मुमताज पटेल कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल की बेटी हैं। भरूच सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है। आम आदमी पार्टी ने चैत्र वसावा को भरूच से अपना उम्मीदवार चुना है, जिसका ऐलान अरविंद केजरीवाल ने जनवरी में ही कर दिया था। आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चैत्र वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। भरूच सीट पर बीजेपी लगातार 10 चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के परिवार का दावा जो भी हो, लेकिन केंद्र में जब कांग्रेस मजबूत थी और राज्य की सत्ता पर काबिज थी, तब भी भरूच की सीट पर कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई। भरूच में अभी बीजेपी के आदिवासी नेता मनसुख वसावा सांसद हैं। मनसुख वसावा लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। अगर पार्टी उन्हें फिर से मैदान में उतारती है तो भरूच सीट पर वसावा बनाम वसावा की लड़ाई होगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी बदलाव करेगी या फिर पुराने चेहरे के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने का तरीका कांग्रेस से अलग है। भरूच लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वैसे भी पूरे देश में कांग्रेस टूट गई है, प्रादेशिक पक्षों का कोई ठिकाना नहीं है। 2014 और 2019 में बीजेपी ने गुजरात की सभी सीटों पर कब्जा किया था, इसलिए जीत को लेकर वो कॉन्फिडेंट है। लेकिन 2014 को 10 और 2019 को 5 साल बीत चुके हैं। वोटर का माइंडसेट क्या है, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। इलेक्शन की बात करेंगे, उससे पहले आप क्या कोर्ट में भी जाएंगे? जिस शर्मा ने वो बहुत अच्छी किया है असम के मुख्यमंत्री ने। ऐसे सभी प्रांतों के जो है हमारे मुख्यमंत्री, उनको करना चाहिए।
जो शरीयत के कानून हैं उन कानूनों पे हम लोग चलते रहेंगे। हम ये कितने ही एक्ट बना लें, लेकिन हमें वही करना है जो शरीयत या कुरान पाक में या अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, हम तो उसी हिसाब से काम करेंगे। भारत में आज भी बहुत सारी मुगल कालीन कुरीतियां जारी हैं। जो भारत में कुरीतियां आई उनके खिलाफ कानून बना, लेकिन जो मुगल कालीन कुरीतियां आई उनके खिलाफ कानून नहीं बना। Overall, it is a discriminatory decision of the Cabinet of Assam. Just before the election, government is trying to polarize the Hindu voters. आसाम के मुख्यमंत्री का एजेंडा बड़ा साफ नजर आ रहा है। सिर्फ मुस्लिम्स को कैसा टारगेट किया है, उनका ये एजेंडा है। ये नेता और विपक्ष में जो बैठे हुए जो वोटों के व्यापारी हैं, वो मुस्लिम समाज को हमेशा 75 साल से क्या नाम है गुमराह करते रहे। वही काम आज भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं। उनको मालूम है कि वो 2024 का चुनाव हार रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार का एक फैसला इस वक्त पूरे देश की सियासत में वायरल है। असम में कल एक कैबिनेट मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जो फैसला लिया गया उससे ओवैसी की एआईएमआईएम से लेकर उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी तक के नेता हैरान हैं। कोई बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा है तो कोई इसे लोकसभा चुनाव से जोड़ रहा है। लेकिन बीजेपी के नेता हिमंता सरकार के फैसले से बेहद खुश हैं। आखिर हिमंता सरकार ने ऐसा कौन सा फैसला कर दिया है जिससे देश की सियासत में उबाल आ गया है, और क्यों इस फैसले को यूनिफॉर्म सिविल कोड से जोड़कर देखा जा रहा है? जवाब जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। कानून का ये पन्ना, ये दस्तावेज अब असम में किसी काम का नहीं, क्योंकि हिमंता सरकार ने अंग्रेजों के जमाने का ये एक्ट रद्द कर दिया है। 23 फरवरी को असम कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया और इसके पीछे सरकार ने बाल विवाह को सबसे बड़ा फैक्टर माना। सीएम हिमंता ने कहा कि इस एक्ट की वजह से 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी हो रही है। हिमंता सरकार के इस फैसले से एक एक्ट खत्म हुआ तो विवादों का नया चैप्टर शुरू हो गया। फैसला असम की सरकार ने लिया था, लेकिन असर अखिल भारतीय था। पक्ष और विपक्ष से त्वरित प्रतिक्रियाएं आने लगी। पहले सुनिए असम के बड़े नेता बदरुद्दीन अजमल ने क्या कहा। इलेक्शन के बाद करेंगे। इससे पहले आप क्या कोर्ट में भी जाएंगे? मैं चुप रहूंगी। पहला स्टेप है यूसीसी लाने का, पहला स्टेप मुस्लिम मैरिज, लेकिन इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। यानी असम में विपक्ष और मुस्लिम लीडर का मानना है कि हिमंता सरकार का ये फैसला असम में यूसीसी लाने की ओर पहला कदम है। लेकिन हिमंता सरकार के फैसले पर असम के विपक्षी नेताओं से ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया यूपी से आई। देश के सबसे बड़े सूबे के 2 मुस्लिम सांसदों को सुनिए। एक ने शरीयत का हवाला दिया तो दूसरे ने कहा कि ये ध्रुवीकरण की सियासी चाल है। देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री हों या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, इनका तो काम ही ये है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में डिवीज़न किया जाए, दूरियां बढ़ाई जाएं और अब ख़ास तौर से मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाए और अपनी पार्टी में बड़ा मुकाम हासिल किया जाए। ये सब वोट के खातिर किया जा रहा है।
इन्हें किसी के जज्बात से, सेंटिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये ख़त्म करके कुछ संदेश ये देना चाहते हैं कि मुसलमान भी अब फेरे लेने लगे, या ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू भाई भी अब निकाह करें। जो शरीयत के कानून हैं उन कानूनों पे हम लोग चलते रहेंगे। हम ये कितने ही एक्ट बना लें, लेकिन हमें वही करना है जो शरीयत या कुरान पाक ने, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, हम तो उसी हिसाब से काम करेंगे। चाहे आसाम के अंदर जो है स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो रद्द करने का हो, चाहे उत्तराखंड के अंदर पिछले दिनों तथाकथित यूसीसी लाने का हो, ये इनके, जबकि ये स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में ही नहीं है ये सारे मुद्दे जो हैं, लेकिन सिर्फ चर्चा बनाने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर के माध्यम से लोगों को पोलराइज करने के लिए ये भाजपा के हथकंडे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है। विपक्ष की इस नाराजगी और गुस्से के सेंटर में है आम चुनाव। नरेंद्र मोदी 400 प्लस के नारे के साथ हैट्रिक लगाने के मिशन पर हैं। विपक्ष को ये फिक्र भी है कि कहीं यूसीसी के नाम से बीजेपी को बूस्टर डोज न मिल जाए। आज जिस बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है वो जनसंघ की पॉलिटिकल सक्सेसर है। जनसंघ के 3 बड़े एजेंडे थे। पहला, कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर, और तीसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नरेंद्र मोदी ने 2 मिशन तो पूरे कर दिए हैं, तो क्या अब यूसीसी की बारी है? यही वजह है कि जिन्होंने आर्टिकल 370 और राम मंदिर पर मोदी सरकार को फुल सपोर्ट किया, वो इस बार भी हिमंता बिस्वा शर्मा के फैसले से गदगद हैं। शर्मा ने वो बहुत अच्छी किया है। असम के मुख्यमंत्री ने, ऐसे सभी प्रांतों के जो है हमारे मुख्यमंत्री, उनको करना चाहिए। जो भी गलत तरीके से अधिनियम दिए गए हैं किसी भी को विशेष, वह सभी को खत्म कर देना चाहिए। अब बात करते हैं बीजेपी की। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक विधानसभा में पारित हो चुका है और जल्द ही ये कानून भी बन जाएगा। असम से भी संकेत आ चुका है। राजनीति में इस प्रयोग के पीछे प्रयोजन क्या है, यही सवाल हमने बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह से पूछा। ये केवल हमारे जो मुस्लिम समाज के, चाहे राजनीतिक क्षेत्र चाहे धार्मिक क्षेत्र में है, ये नेता और विपक्ष में जो बैठे हुए जो वोटों के व्यापारी हैं, वो मुस्लिम समाज को हमेशा 75 साल से क्या नाम है गुमराह करते रहे। वही काम आज भी कर रहे हैं। सवाल शरीयत का नहीं है, सवाल यह है कि हमारे परिवार की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने, इसमें क्यों आपत्ति हो रही है आखिर उनको? और इसमें फेरे लेंगे कि निकाह करेंगे किस तरह, ये तो मुद्दा ही नहीं है। हाँ, विवाह पद्धति एक होनी चाहिए, ये तो मुद्दा ही नहीं है। धार्मिक पूजा पाठ एक होना चाहिए, ये मुद्दा ही नहीं है। उसका दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। तो उनको गुजारा भत्ता क्यों नहीं देना चाहते? आप संपत्ति में अधिकार क्यों नहीं देना चाहते? उनकी मानसिकता में जो महिलाएं हैं वो उनके उपभोग की वस्तु है केवल। यानी बीजेपी के विजन यूसीसी में आधी आबादी के लिए आजादी मुद्दा है। तो क्या 2024 में महिलाएं, खासकर मुस्लिम महिलाएं, बीजेपी के विजन यूसीसी के साथ हैं? क्या 3 तलाक की तरह ही यूसीसी के मुद्दे पर भी मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को सपोर्ट करेंगी? अब सवाल है कि असम में क्या बदल गया है। अब असम के मुसलमानों में विवाह और तलाक का पंजीकरण कैसे होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिन 94 लोगों को 1935 वाले एक्ट के तहत मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण करवाने का अधिकार था, उन 94 लोगों का क्या होगा? असम के मुसलमान अब मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 के तहत शादी का या तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। ऐसे में सवाल है कि फिर वो क्या करेंगे? इसका जवाब भी असम सरकार ने दिया है। असम सरकार का कहना है कि शादी के लिए देश में पहले से ही स्पेशल मैरिज एक्ट लागू है। यानी अब असम में शादी और तलाक के सभी मामले स्पेशल मैरिज एक्ट के माध्यम से ही होंगे। देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री का एजेंडा बड़ा साफ नजर आ रहा है। सिर्फ मुस्लिम्स को कैसा टारगेट किया है, उनका ये एजेंडा है। मैं मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करूंगा कि आसाम के फ्लड्स के अंदर जो लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करिएगा। ये घटिया राजनीति छोड़िएगा। ओवैसी की पार्टी का मानना है कि असम सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, जबकि असम सरकार कह रही है कि बाल विवाह को रोकने के लिए ये फैसला जरूरी था।
ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि जो मुस्लिम रजिस्ट्रार मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 के तहत रोजी रोटी कमाते थे, अब उनका क्या होगा? इन 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार को 2 लाख रुपए का मुआवजा देकर हटा दिया गया है। ये सभी 94 लोग मुस्लिम निकाह के मामलों में रजिस्ट्रेशन के लिए रद्द किए गए एक्ट के तहत ही काम कर रहे थे। अब उनका काम जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार को दे दिया गया है। यानी असम के मुस्लिमों में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत निकाह नहीं होता था, पर अब होगा। असम सरकार के फैसले के बाद अब वहां मुसलमानों में अलग से निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके पीछे हिमंता सरकार की दलील है कि पहले जिस एक्ट को रद्द किया गया है उसके तहत नाबालिगों को भी विवाह करने की इजाजत थी, जो अब नहीं होगी। इसमें कोई शक नहीं कि देश के जिस कोने में जिस भी वर्ग में बाल विवाह होता है वो न सिर्फ गलत है बल्कि असंवैधानिक भी। बीजेपी को लगता है कि इन कुरीतियों को खत्म करने के लिए यूसीसी जरूरी है। भारत में आज भी बहुत सारी मुगल कालीन कुरीतियां जारी हैं। जो भारत में कुरीतियां आई उनके खिलाफ कानून बना, लेकिन जो मुगल कालीन कुरीतियां आई उनके खिलाफ कानून नहीं बना। जब उत्तराखंड सिविल कोड बन जाएगा तो उत्तराखंड में इन कुरीतियों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। कानून, धर्म और सियासत, हिमंता सरकार के एक फैसले से त्रिकोणीय बहस छिड़ चुकी है। इस त्रिकोण का सिरा यूसीसी की ओर है तो क्या नरेंद्र मोदी जनसंघ का तीसरा ड्रीम पूरा करने वाले हैं? वाह, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन उत्तराखंड और असम में जो हो रहा है वो संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग है। तो ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि हिमंता का बड़ा कदम यूसीसी की ओर असम